नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आई एम ऑल गुड। आप लोग कैसे हो? क्या चल रहा है? सब ठीक है? सब बढ़िया? हाँ। हाउ इज द जोश? हाँ? सब अच्छा है। चलो, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, समझ में भी आ रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। हाई जोश, बहुत जरूरत पड़ने वाली है आज हाई जोश की। अच्छा। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो गई है, बहुत बढ़िया है। क्या ऐसा सभी लोगों को लग रहा है? सबकी बेहतर हो रही है अंडरस्टैंडिंग? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में मजा आ रहा है? हाँ जी। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? अभी शुरू से ही क्वेश्चन पूछने लग जाओगे क्या? पढ़ तो लो, पहले पढ़ा तो दूं, क्या बात का क्वेश्चन पूछोगे? हाँ। कल क्या है? कल सैटरडे है ना? हाँ, कल तो आपका डाउट सेशन है, पूछ लेना जितने क्वेश्चन पूछने हो। बहुत मजा आ रहा है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो चले आज का सेशन शुरू करें। तो आज का सेशन दोस्तों, हम लोगों ने कल प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक खत्म किया था। द लास्ट पॉइंट एट विच वी एंडेड कल, तो हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के टॉपिक को खत्म किया था ड्यूटीज के साथ, आर्टिकल 78 पर। तो आज का जो हमारा सेशन होगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को समझेंगे आज हम लोग। जो भी सारी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबको जानेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा यूनियन लेजिस्लेचर पर, जहां पे हम लोग पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, इनकी कंपोजिशंस, क्वालिफिकेशंस, ड्यूरेशन, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो आज का सेशन जो होने वाला है, बड़ा मजेदार होने वाला है। आप लोगों को बहुत मजा आएगा, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है? बस क्या करना है, हमेशा की तरह वही कि एक रजिस्टर जरूर मेंटेन कर लो। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं फॉर दीज क्लासेस? वाई टाइप करो। अगर कोई बच्चा है जिसने रजिस्टर नहीं बनाया है तो एन टाइप करो फटाफट से। सबने रजिस्टर बनाया है? अच्छा, एक दो बच्चे मैं देख रहा हूं कि रजिस्टर नहीं बनाया है, मतलब नोट्स नहीं बना रहे हो आप लोग। ऐसा क्यों है? ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत फंडामेंटल मिस्टेक है। जो भी बच्चा क्लास नोट्स नहीं बना रहा है, बहुत दिक्कत की बात है, खासकर जब से प्रेसिडेंट का टॉपिक शुरू हुआ है। कल को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? कल को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। सब भूल जाओगे जो पढ़ाया जा रहा है। अभी तो लग रहा है ना कि सब समझ में आ रहा है सर, सब भूल जाओगे। सब निकल जाता है समय के साथ दिमाग से। नोट्स बनाओ, छोटे नोट्स बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी कहानी लिखो, पर नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है? वही नोट्स होंगे जो आपको याद दिलाएंगे कि सर ने उस दिन क्या पढ़ाया था, उस बात से क्या बात निकली थी। ठीक है? तो बहुत जरूरी है। ठीक है? चलो, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन हमारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है? अब देखिए, ये जो डिस्कशन है दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के संबंध में, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होने वाले हैं, एक तो होने वाला है आर्टिकल 75 और एक होने वाला है आर्टिकल 74। तो पहले 75 की चर्चा कर लेंगे और फिर आर्टिकल 74 की चर्चा कर लेंगे। और कुछ भी नहीं, सीधी सादी सारी समझने वाली बातें हैं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी इधर उधर का नहीं है। ठीक है? जैसे आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 अगर हम लोग पढ़े, उसकी खुद की भाषा पढ़े, तो उसमें लिखा जाता है दैट दी, हमने क्या पढ़ा था? दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, and the other minister shall also be appointed by the president
ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इस बात को मैंने कल भी समझाया था आप लोगों को, पर इस बात को भूलिएगा मत आप लोग। क्या प्रक्रिया होती है कि पहले प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जो मेजोरिटी लेके आई है लोकसभा के अंदर, उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होगा उस व्यक्ति को हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या चुनेंगे? प्राइम मिनिस्टर। ये पहला स्टेप है। और एक बार जब प्राइम मिनिस्टर को चुन लिया है, अपॉइंट कर लिया है, अब उस प्राइम मिनिस्टर के कहने पर बारी बारी से हमारे प्रेसिडेंट साहब बाकी के मिनिस्टर्स को चुनेंगे। और यही जो बाकी के मिनिस्टर्स की बात है, इसी से कॉन्स्टिट्यूट होगी हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, क्लियर है? तो सारे मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। किसके कहने पे करता है? प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात है छोटी सी बात, बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसी आर्टिकल 75 के क्लॉज 5 में लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आपको मिनिस्टर बनाना है, मतलब प्रेसिडेंट को अगर किसी व्यक्ति को मिनिस्टर बनाना है, तो वो या तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या फिर कम से कम राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, मतलब पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। पर मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि जो प्रेसिडेंट साहब है उनको कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को मिनिस्टर बनाने के लिए जो लोकसभा का भी मेंबर नहीं है और जो राज्यसभा का भी मेंबर नहीं है। दिस इज समथिंग जो काफी पॉसिबल है। मान लीजिए कोई एक्सपर्ट व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि ये मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बने, बिल्कुल पॉसिबल है। पर प्रॉब्लम यह है कि वो व्यक्ति जो है वो ना ही लोकसभा का पार्ट है ना ही राज्यसभा का पार्ट है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा ये आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 कहता है कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो ऐसे व्यक्ति को मिनिस्टर बना सकते हैं, डेस्पाइट द फैक्ट, इस बात के बावजूद कि वो लोकसभा का भी मेंबर नहीं है, राज्यसभा का भी मेंबर नहीं है, फिर भी उसको मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। बशर्त है कि अपॉइंटमेंट के बाद, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अपॉइंटमेंट के बाद 6 महीनों के अंदर, विद इन 6 मंथ्स, ये जरूरी होगा उस व्यक्ति के लिए जिसको मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया है कि वो दोनों में से किसी सदन का मेंबर बन जाए। 6 महीनों के अंदर, 6 महीनों का टाइम होता है, 6 महीनों के अंदर ये कंपलसरी होगा दोस्तों उस व्यक्ति के लिए कि वो दोनों में से किसी भी सदन का मेंबर बन जाए। और दोस्तों अगर बाई चांस किसी भी कारणवश वो व्यक्ति फेल हो जाता है ऐसा करने में, मेंबर नहीं बन पाता है, तो आप ये मान के चलिएगा दोस्तों, आप ये मान के चलिएगा कि उस व्यक्ति की जो मिनिस्टरशिप है वो छिन जाएगी। जैसे ही 6वां महीना पूरा होगा उस व्यक्ति की जो है मिनिस्टरशिप छिन जाएगी। ठीक है, क्लियर है? और ये बात देखो आर्टिकल वाइज तो यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे एक केस भी है, केस में भी इस बात को अफर्म किया गया है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है। उस केस का नाम है एसपी आनंद वर्सेस एचडी देवगौड़ा। केस का नाम लिख लो आप सभी लोग, यही बात को अफर्म किया गया है। एसपी आनंद वर्सेस एचडी देवगौड़ा। ठीक है, इस जजमेंट के अंदर इस बात को अफर्म किया गया और वो बोला गया, दोहराया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो मिनिस्टर बनना चाह रहा है पर वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के कहने पर 6 महीनों तक के लिए। 6 महीनों के बाद ये जरूरी हो जाएगा कि वो व्यक्ति मेंबर हो गया हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट बात। अब दोस्तों मैं जिस बात की बात कहने जा रहा हूं, मतलब अब जो डिस्कशन करने वाला हूं मैं अगले 1 मिनट में, वो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। रीजन बीइंग क्योंकि मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों इस आर्टिकल की, आर्टिकल 74 की। दोस्तों ये एक ऐसा आर्टिकल है जो डिफाइन करता है कि हमारे देश के अंदर किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम चलता है।
आपको याद होगा, आपके कान पक गए होंगे इनफैक्ट इस बात को बार बार सुन सुनकर। मैंने ही कितनी बार बोल दिया इस बात को कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो नॉमिनल हेड हैं, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। ये बात कितनी बार दोहराई गई है और हर बार उसके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं अलग अलग। पर दोस्तों अगर मैं प्रावधान की बात करूं, अगर मैं कानून की बात करूं, तो एक आर्टिकल जो वजह है इस पूरी परिस्थिति की कि प्रेसिडेंट साहब नॉमिनल हेड रह जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब रियल हेड बन जाते हैं, वो है दोस्तों ये इकलौता एक आर्टिकल, आर्टिकल 74। और इसकी भाषा पढ़ के सुनाता हूं, आप खुद सुनिएगा दोस्तों। आर्टिकल 74 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the prime minister at the head to aid and advise the president who shall in exercise of his function act in accordance with such advice। कहने का मतलब है, क्या प्रावधान कहने की कोशिश कर रहा है यहां पे कहा जा रहा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी ये एड करेगी, ये एड करेगी और एडवाइस करेगी, ये एड करेगी और एडवाइस करेगी। किसको दोस्तों? प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को एड करेगी, एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को। और फिर आता है एक शब्द और वो है शैल, वो है शैल। ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। जो भी एड और एडवाइस दी जाएगी प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, दोस्तों प्रेसिडेंट साहब के लिए ये जरूरी होगा, ये मैंडेटरी होगा कि वो अपने फंक्शंस को, अपनी जिम्मेदारियों को उस एड और एडवाइस के अनुसार ही पूरा करें। तो कहने का मतलब है प्रेसिडेंट साहब बाउंड होंगे उस एड और एडवाइस से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको देती है। अब समझ में आया? अब आपको रूट कॉज मिला उन सारी बातों का, नॉमिनल हेड का और रियल हेड का। क्यों रह गए प्रेसिडेंट साहब नॉमिनल हेड हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में? क्योंकि आर्टिकल 74 ने उनको नॉमिनल हेड बनाया है। आर्टिकल 74 के अंदर ये पावर दे दी गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि वो हर बात के लिए एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट के लिए ये मजबूरी हो गई कि उस एड और एडवाइस को उनको मानना ही होगा, मानना ही होगा। ये है दोस्तों आर्टिकल 74। अब इस आर्टिकल 74 में एक प्रोवाइजो है, वो प्रोवाइजो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 74 के अंदर एक प्रोवाइजो है जो कहता है कि मान लीजिए कभी किसी परिस्थिति में उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को कोई सलाह दी, कोई एड और एडवाइस दी, और कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से तो प्रेसिडेंट साहब को उस एड और एडवाइस को मानना भी है। पर प्रोवाइजो के अंदर यह बोला गया है कि अगर कभी भी किसी भी कारण से प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लग रहा है कि उनको जो एडवाइस दी जा रही है वो सही एडवाइस नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट साहब एग्री नहीं कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात से या फिर प्राइम मिनिस्टर की बात से, तो ऐसी परिस्थिति में ये प्रोवाइजो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उस एडवाइस को वो रिकंसीडरेशन के लिए वापस भेज देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। रिकंसीडरेशन के लिए वापस भेज देंगे किसके पास? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। पर दोस्तों याद रखिएगा, ये जो पावर है रिकंसीडरेशन के लिए वापस भेजना उस एडवाइस को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दी गई, ये दोस्तों केवल एक ही बार एक्सरसाइज की जा सकती है, केवल एक ही बार। अब मान लीजिए आपने उस एडवाइस को वापस भेज दिया रिकंसीडरेशन के लिए, अब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस एडवाइस को रिकंसीडर करे या ना करे,
उसमें कोई बदलाव करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वही सलाह दोबारा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को दी जाती है तो इस दूसरी बार में प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं होगी दोस्तों, और प्रेसिडेंट साहब को वही करना होगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनसे करने के लिए कह रहे हैं। बात खत्म। और ये प्रोवाइजो कैसे जुड़ा है? ये प्रोवाइजो जुड़ा है दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, अभी जो बता रहा हूं उसको समझते चलो, बाकी सारी बातें बाद में। ठीक है, ये हो गया आपका बात। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और उसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं बात कर रहा हूं क्लॉज 2 की, आर्टिकल 74 की क्लॉज 2 की। ये कहता है मान लीजिए कभी भी सरकार के अंदर खींचातानी हो जाए, पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, खींचातानी हो जाए प्रेसिडेंट के बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, प्राइम मिनिस्टर के बीच में, और ऐसे सवाल उठने लगे समाज के अंदर कि असल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या सलाह दी थी प्रेसिडेंट को। ये सवाल उठने लगे कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा क्या सलाह दी गई थी प्रेसिडेंट साहब को। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ये जो सवाल है ये कभी भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में पूछा नहीं जा सकता है। ये कभी भी जुडिशरी या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो भी कम्युनिकेशंस होती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और प्रेसिडेंट में, वो ऐसी कम्युनिकेशंस हैं जो उन तक ही सीमित रहती हैं। ठीक है, और वो जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। इसलिए अगर कभी भी ऐसा सवाल उठे जहां पर ये पूछना चाह रहा हो कोई भी व्यक्ति कि असल में तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या एडवाइस दी थी प्रेसिडेंट को, तो कभी भी न्यायालय ऐसे सवाल की तरफ नहीं झुकेगा, ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, ना किसी व्यक्ति को मजबूर करेगा। अब याद करिए आर्टिकल 50 जो मैंने आपको पढ़ाया था, आर्टिकल 50 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी, जिसमें लिखा था कि स्टेट एंश्योर करेगी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो सेपरेट रहेगा जुडिशरी से। वही हो रहा है कि जुडिशरी को हम इंटरफेयर नहीं करने दे रहे एग्जीक्यूटिव के काम में। एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या एडवाइस दे रही है किसको? प्रेसिडेंट। तो कौन सा है? आर्टिकल 74 का क्लॉज 2। क्लॉज 2 ठीक है, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इस बात पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब कुछ जजमेंट आपको करवा देता हूं। जैसे पहली जजमेंट है, पहली जजमेंट का नाम है दोस्तों राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 1955 की जजमेंट है, बहुत बड़ी अथॉरिटी है। यहां पे कोर्ट ने बोला था कि जो प्रेसिडेंट है उसको एक फॉर्मल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया गया है हमारे देश के अंदर एग्जीक्यूटिव का, और जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किस में वेस्ट करती हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें कोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट इज इक्वल टू नॉमिनल हेड या फिर स्टैंप हेड, कुछ भी बोल लो, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ये है रियल हेड। और जजमेंट के अंदर ऐसा कॉन्टेक्स्ट बना क्या कि ऐसी बात बोलनी पड़ी, समझिएगा दोस्तों।
दोस्तों ये बात को कहना कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल हेड है, इसका होल एंड सोल पर्पस है कि जिम्मेदारी किसकी होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी उन एक्शंस के लिए जो एक्शंस लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लीजिए सरकार कोई कानून बनाती है या कोई पॉलिसी लेके आती है, ठीक है। अब उस पॉलिसी में कुछ ब्लंडर होता है, कुछ गड़बड़ होती है, तो आप किसको रेस्पॉन्सिबल ठहराओगे इसके लिए? प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो पॉलिसी प्रेसिडेंट के नाम पे बनी है या वो लॉ प्रेसिडेंट के नाम पे बना है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को? जाना पड़ेगा ना, किसी को तो आप लायबल हेल्ड करोगे। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप ट्रेस आउट करो कि सच में जो डिसीजंस ले रहा है वो कौन ले रहा है। एंड दैट इज द रीजन कि इस जजमेंट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को स्पेसिफाई किया गया, ये दे आर दी पीपल जो सच में फैसला ले रहे हैं। और प्रेसिडेंट तो बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, आर्टिकल 74 के हिसाब से उनका केवल कहना मान रहा है। और अगर आप आर्टिकल 74 को ही केवल ना देखो, एक आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 75 का क्लॉज 3, आर्टिकल 7 यहीं पढ़ा दे रहा हूं आप लोगों को इसी जजमेंट के अंदर। आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 है जो बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की। और क्या कहता है? कहता है कि अगर कुछ भी गलत होता है, अगर कभी भी जिम्मेदारी लेने की बात आती है, तो ये प्रावधान है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी, और वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी दोस्तों वो भी कलेक्टिव होगी, और वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो लोकसभा की तरफ होगी। 3 बातें बताई मैंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कलेक्टिव होगी, और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो लोकसभा की तरफ होगी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होगी, ये बात तो समझ गए आप आर्टिकल 74 से। अब वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कलेक्टिव होगी, इस बात को समझो। मान लीजिए अब अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो अलग अलग पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। कोई इन्वायरमेंट का काम देख रहा है, कोई टेक्सटाइल का काम देख रहा है, कोई ट्रेड बिजनेस का काम देख रहा है, ठीक है, कोई रोड का देख रहा है, हजारों चीजें। मान लीजिए किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा कोई गलती हो गई, कोई गलत पॉलिसी बन गई, कोई गलत कानून बन गया जिसकी वजह से नुकसान हो गया, और बिल्कुल पॉसिबल है, हर दूसरे दिन की बात है, कुछ काम करोगे तो गलतियां भी होंगी। अब ऐसा नहीं है कि वही जो मिनिस्टर है जिसने गलत पॉलिसी बनाई थी या जिसने गलत फैसला लिया था, केवल उसी की जिम्मेदारी बनती है लोकसभा की तरफ, कि केवल वही जवाब देता फिरेगा कि क्या गलती हो गई, क्या गलती नहीं हो गई, या जो सजा मिलेगी उसको ही मिलेगी। ऐसा नहीं, किसी ने भी गलती की हो, किसी भी मिनिस्टर ने की हो, एक ने की हो, दो ने की हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई भी गलती होती है तो उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की गलती माना जाता है। और पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, साथ में प्राइम मिनिस्टर भी दोस्तों, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा। लोकसभा उनसे सवाल पूछेंगे, बताओ ऐसा क्यों? और कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर खुद भी ये जवाब नहीं दे सकता कि ये तो इसकी गलती है, इसने किया था, ये मिनिस्टर है, नहीं। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक एंटिटी है, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह से हम लोग देखते हैं, इसकी इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी उसी तरीके से निर्धारित होती है। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, एक बात ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ, अब एक जजमेंट है दोस्तों, उस जजमेंट का नाम है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस जजमेंट को और नोट कर लो, इस चीज के बारे में, ये आपके काम आएगी जजमेंट।
शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। अब इस जजमेंट के अंदर दोस्तों क्या हुआ समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बोला गया अगर कभी भी या कहीं पर भी किसी भी कानून के अंदर, चाहे वो भारतीय संविधान ही क्यों ना हो, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी काम किया जाएगा वो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन के अनुसार किया जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है कि किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को जो प्रेसिडेंट करेगा वो अपनी सेटिस्फेक्शन के अनुसार करेगा, अपने हिसाब से करेगा, कहने का मतलब है, तो ये हम लोग अपने आप मान के चलेंगे, ये हम लोग अपने आप मान के चलेंगे कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, तो भले ही कानून के अंदर लिखा है कि हम लोग कोई भी काम करेंगे वो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन के अनुसार करेंगे, प्रेसिडेंट जो कहेगा उस अनुसार करेंगे, पर आर्टिकल 74 का प्रभाव ऐसा है कि हम अपने आप ऐसे किसी भी कानून को और नियम को ऐसे इंटरप्रेट करेंगे जैसे कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर प्रेसिडेंट कुछ नहीं है, केवल एक जरिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में किसी भी एक्शन को लेने का। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। और आखिरी जजमेंट यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी, यहीं पे लिख दूं कि नया स्लाइड चाहिए, यहीं लिख देता हूं, ठीक है। यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो जजमेंट है, ये एन का डंडा थोड़ा ज्यादा हो गया है, एच लग रहा है पर वो एन है, ठीक है। हाँ, तो ये वाला जो जजमेंट है यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी, वो ये बोलता है कि आर्टिकल 74 का जो क्लॉज 1 है, जहां पे बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो जो भी कुछ करता है एड और एडवाइस पे करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो एक मैंडेटरी बात है, मतलब आप उससे बच नहीं सकते। मतलब किसी भी परिस्थिति में जो प्रेसिडेंट है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को केवल और केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पर ही कर सकता है, भले ही, ध्यान से सुनिएगा, भले ही लोकसभा डिसॉल्व क्यों ना हो गई हो, भले ही लोकसभा डिसॉल्व भंग, भले ही लोकसभा भंग क्यों ना हो गई हो, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखो, जब भी हम लोग इस बात को कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो भी कुछ करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर करेगा, तो कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ आवर माइंड, एट द बैक ऑफ आवर माइंड हमारे दिमाग में ये होता है कि लोकसभा तो चली रही है, लोकसभा तो है ही, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सारे कौन है, लोकसभा के ही मेंबर्स होंगे, उसमें ज्यादातर लोग, प्राइम मिनिस्टर भी, तो कहीं ना कहीं हम ये प्रिजम्पशन लेके चलते हैं। पर जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि लोकसभा कोई परमानेंट बॉडी तो है नहीं, लोकसभा का नॉर्मल टीनर है 5 साल का, फिर नए इलेक्शन होते हैं, और कभी कभी तो लोकसभा अपने 5 साल का पूरा टीनर भी पूरा नहीं कर पाती है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो लोकसभा को भंग कर दे। अब ये वाली पावर भी है ना जो लोकसभा को भंग करने वाली, ये भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर ही एक्सरसाइज करता है। पर इंपॉर्टेंट क्या है कि मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति हो गई कि लोकसभा भंग हो रखी है, अभी नए इलेक्शंस हुए नहीं है, नई लोकसभा बन के आई नहीं है, तो इस दौरान क्या प्रेसिडेंट अपने हिसाब से चलेगा? क्योंकि अभी उसको एडवाइस करने के लिए लोकसभा तो है ही नहीं, लोकसभा तो भंग हो रखी है, डिसॉल्व हो रखी है। तो ऐसी परिस्थिति में भी ध्यान रखिएगा, ये जजमेंट का इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, भले ही लोकसभा डिसॉल्व हो रखी हो,
फिर भी प्रेसिडेंट के पास ये आजादी नहीं है कि दोस्तों वो अपने डिस्क्रेशन के हिसाब से एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करे। ऐसी परिस्थिति में भी वो जो मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वही एड और एडवाइस करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक नई लोकसभा चुन के नहीं आ जाएगी। तो भले ही लोकसभा भंग हो चुकी है, भले ही वो अब लोकसभा के मेंबर नहीं है, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है क्योंकि भंग हो गई है, फिर भी वो लोग एड और एडवाइस करते रहेंगे प्रेसिडेंट को जब तक नई लोकसभा गठित ना हो जाए, नई सरकार ना बन जाए। दैट मीन्स there is no scope at all, there is no scope at all for the president कि वो कभी भी किसी भी समय पर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को खुद से अपने डिस्क्रेशन से एक्सरसाइज कर सके। ये है दोस्तों हमारी यूएन राव की जजमेंट। इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखो आप लोकसभा के डिसोल्यूशन से, लोकसभा के डिसोल्यूशन से। इस शब्द से आपको याद आ जाएगा कि अगर डिसॉल्व भी हो रखी है लोकसभा, फिर भी जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही एड और एडवाइस पर ही एक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक छोटी सी बात रह गई है, वो बात ये है कि दोस्तों जो मिनिस्टर्स हैं, उन मिनिस्टर्स को अपॉइंट किसने किया था? प्रेसिडेंट ने किया था। किसके कहने पर किया था? प्राइम मिनिस्टर के कहने पर किया था। मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों आपको आर्टिकल 75 का क्लॉज 2। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट जब हुआ था मिनिस्टर्स का, किसने किया था? प्रेसिडेंट ने किया था। किसके कहने पर किया था? प्राइम मिनिस्टर के कहने पर किया था। इसलिए इस आर्टिकल 75 के क्लॉज 2 के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो मिनिस्टर्स हैं, मतलब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये काम करती है, मतलब अपने पद पे बनी रहती है जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर हो, जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर हो, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और प्लेजर प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? खुद से बताओ मुझे। प्राइम मिनिस्टर का प्लेजर। तो कहने का मतलब है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के ही कहने पे किसी व्यक्ति को मिनिस्टर चुनता है और प्राइम मिनिस्टर के ही कहने पर किसी भी व्यक्ति से उसकी मिनिस्टरशिप छीन लेता है। तो संविधान में तो हम ऐसा ही कहेंगे कि कोई भी मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम कर रहा है, बट रियल में जो प्रेसिडेंट अपना प्लेजर एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी जो इच्छा जाहिर कर रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही कर रहा है। ठीक है, ये कहां से हमको देखने को मिलता है दोस्तों? हमारे क्लॉज 2 से आर्टिकल 75 के। फिर उसके बाद एक छोटा सा सब क्लॉज है, आर्टिकल 75 का क्लॉज 1A, जो कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जो मिनिस्टर्स होंगे ना, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होगा, उसके जो नंबर होंगे वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं लोकसभा की टोटल मेंबरशिप के। लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है। ये आपका एमसीक्यू वाला सवाल है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये तो बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर जो है अपने मिनिस्टर्स चुनेगा, पर ये भी तो सवाल उठता है कि कितने मिनिस्टर्स चुन सकेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कितने मिनिस्टर्स होंगे? ये भी तो एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम जो नंबर डिसाइड करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं मिनिस्टर्स की, वो होती है दोस्तों 15%। किसकी 15%? लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 50%। ठीक है, लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 15% तक स्ट्रेंथ हो सकती है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और ये जो बात है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती थी दोस्तों, ये हमारी बात आई थी, ये वाला जो क्लॉज आया था, ये आया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये वाली बात भी समझ में आ गई। चलो, ये वाले सारे पॉइंट्स कवर हो गए। चलो, इसी के साथ दोस्तों हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी जो सब टॉपिक है वो हो गया है खत्म। अब दोस्तों हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। पहले मुझे यहां पे बताओ, आर वी ऑल क्लियर सो फार?
ठीक है, सब कुछ बढ़िया। देखो बिल्कुल हम लोगों ने आधे घंटे में कवर कर लिया। अगर हम लोग इस स्पीड से चलेंगे ना तो बहुत अच्छे से हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको पानी वानी पीना है तो आप लोग पी लो बच्चे। सब चीजें कवर हो जाएंगी बारी बारी से, आगे मत भागो। हर चीज आएगी, घूम फिर के आएगी। हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं ना, तो जो हमारे लिए उस टाइम पर रिलेवेंट होता है हम उस चीज को कवर करते हैं, ठीक है। और बाकी अपना स्टैट्यूट अपने साथ रखो। देखो एक बात मैं रोज दोहराता हूं, फिर से मैं आज नहीं दोहराऊंगा। बच्चे ये कोशिश तो करना मत आप गलती से कि आप ये सोच रहे हो कि मैं पूरा बेयर एक्ट याद कर लूं या मैं पूरा बेयर एक्ट कवर कर लूं। दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो तो आप तब करना जब बुढ़ापे में रिटायर हो जाओ और जिंदगी में कुछ करने के लिए ना हो और जीने के लिए 10-20 साल बचे हो। वो उस समय पे करने वाली बात है, ठीक है। हाँ, आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे ये सारे। इसीलिए तो नोट्स बनवा रहा हूँ। इन नोट्स को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। चलो बच्चे आपस देखो, क्लास का एक रूल होता है। हमारे एक सर हुआ करते थे एलएलबी में, मैं फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूँ। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी एक बार क्लास में, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी वगैरह का एनवायरनमेंट क्या होता है ना कि बच्चे थोड़े से शैतान टाइप के भी होते हैं, इधर उधर की भी बातें करते हैं। सर कहते थे कि जब आप पढ़ो, जब टीचर आपको पढ़ा रहा है और उसका ध्यान पढ़ाने पे है, तो बच्चा जो पढ़ना चाहता है ना, उसका ध्यान केवल उस बात तक सीमित होना चाहिए कि टीचर पढ़ा रहा है। उसके लिए इधर उधर क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ऐसा वो क्यों कहते थे, उसको वो समझाते भी थे। उन्होंने कहा कि देखो आज तो ये एक दिन है, आम सा दिन है, आम सी क्लास है, अभी शुरू होगी, अभी खत्म हो जाएगी 1-2 घंटे में। पर अगर उस समय पे आपका ध्यान सही जगह पर नहीं रहा तो वो जो चीज है जो आप सीख सकते थे उस समय, वो आपसे मिस हो जाएगी। और वो कब जाके कहां जाके आपको नुकसान देगी आपको रियलाइज भी नहीं होगा। मतलब कितनी मतलब वैल्यूएबल एक लेसन है जो देके जाता है। और कई बार हम लोग इधर उधर की चीजों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहीं आपको देखना ही नहीं है बेटा, आप ध्यान रखो बस मेरी तरफ। क्या चीज पढ़ाई जा रही है वो मेरे को समझ में आनी चाहिए, बस इतना मेरा टारगेट है, इतना मेरा पर्पस है। ना मुझे किसी से लेना है, ना मुझे किसी को कुछ देना है। मुझे अपने आप से मतलब है, क्योंकि मेरे को तो अपने लिए एक सीट चाहिए। एक ही सीट तो चाहिए, बेंच तो लेके नहीं जाओगे 4 लोग, एक ही सीट लेके जाओगे ना। बस अगर ये वाली मेंटेलिटी आप लोगों ने सेट कर ली ना, फिर नहीं कर सकता आपको कोई डिस्टर्ब। चलो आ जाओ द न्यू टॉपिक, यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर हमारे भारतीय संविधान का पार्ट 5 है। लिख देता हूं यहां पे, यूनियन लेजिस्लेचर। और ये हमारे भारतीय संविधान का दोस्तों पार्ट 5 है। और इसके अंदर जो आर्टिकल्स की रेंज रहती है दैट इज आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक जाती है। अब ये मत करना कि एक एक आर्टिकल बैठ के रटने लगो, ऐसे इम्पॉसिबल टास्क में मत फंस जाना, नहीं हो सकता है, ठीक है। शुरू में ही हार मान लेनी है। चलो अब समझने वाली बातें को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम जब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं पार्लियामेंट, आर्टिकल 79 है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आर्टिकल 79 के अंदर ये शब्द इस्तेमाल होता है पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। तो पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले आते हैं दोस्तों लोकसभा, जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों राज्यसभा, जिसको क्या बोलते हैं बताओ, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और तीसरे नंबर पर आते हैं प्रेसिडेंट साहब। तीसरे नंबर पे आते हैं प्रेसिडेंट साहब। अब देखो प्रेसिडेंट साहब की तो हम लोग जो चर्चा कर ली अच्छे खासे, अब हम चर्चा करेंगे लोकसभा की और राज्यसभा की। इन दोनों सदनों को समझने की
कोशिश करेंगे बारी बारी से। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको मैं लेके चलता हूं राज्यसभा पर। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक अपर हाउस है। देखो, अपर लोअर तो कहने की बात है, ये हमने कहां से सीखा है? ब्रिटिशर से सीखा है अपर लोअर कहना। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो सदन है, एक सदन है जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक सदन है जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल, जो कि लोकसभा है। बस राज्यसभा की अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो कंपोजिशन की बात की गई है आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 80 बात करता है दोस्तों राज्यसभा की कंपोजिशन की, और क्या कहता है समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि टोटल जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, एक सेकेंड, इसकी ठीक है, तो आर्टिकल 80 दो पार्ट में डिवाइड करता है पूरी सिचुएशन को। आर्टिकल 80 कहता है कि कुछ मेंबर्स होंगे जिनको प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करेंगे। क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे। कितने लोगों को? 12 लोगों को। ठीक है, और ये जो 12 लोग नॉमिनेट होंगे, ये ऐसे लोग होंगे जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं। कौन कौन से फील्ड्स में? इनको नोट कर लीजिएगा। लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में और सोशल सर्विस में। लिख दूं आप लोगों के लिए? लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में और सोशल सर्विस में। ये चारों फील्ड में से किसी भी फील्ड में जो व्यक्ति प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है, ठीक है, स्पेशल नॉलेज रखता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखता है, उसको हमारे प्रेसिडेंट साहब, ये जरूर याद रखिएगा, प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बाकी की स्ट्रेंथ है, मतलब जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बाकी की स्ट्रेंथ है, जो 238 तक हो सकती है, वो ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं। जो बाकी की स्ट्रेंथ है, जो रिमेनिंग स्ट्रेंथ है, वो आती है स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से। तो स्टेट्स के जो लोग हैं, स्टेट्स की जो विधायिकाएं हैं, वो लोगों को भेजती है। तो बाकी की स्ट्रेंथ इस प्रकार से भरी जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद ये देखना, बड़े ध्यान से सुनना, आर्टिकल 80 का क्लॉज 2 रीड आउट कर रहा हूं। जो एलोकेशन ऑफ सीट्स होता है काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर, जिसके अंदर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, वो चौथे शेड्यूल के अंदर लिखे हुए फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से होते हैं। तो आप याद रखिएगा, आर्टिकल 80 का क्लॉज 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे भारतीय संविधान के फोर्थ स्केड्यूल से। फोर्थ स्केड्यूल से, ये कभी कभार सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है। फोर्थ स्केड्यूल से कनेक्टेड है मतलब क्या? फोर्थ स्केड्यूल एक ऐसा स्केड्यूल है जो बताता है कि राज्यसभा के अंदर किस राज्य की कितनी सीटें हैं, किस राज्य को कितनी, किस राज्य से कितने लोग आएंगे जो राज्यसभा में बैठेंगे। ठीक है, ये सब कहां पे लिखा हुआ है? फोर्थ शेड्यूल में लिखा गया है। तो जब हम बोलते हैं कि जो बाकी की स्ट्रेंथ है वो राज्यों से आएगी, जो यूनियन टेरिटरी से आएगी, तो वो फोर्थ शेड्यूल के ही अनुसार होगी। तो फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ यूपी है, तो स्टेट ऑफ यूपी को जितनी भी सीट्स अलॉट कर रखी होंगी फोर्थ शेड्यूल के अंदर, उतने ही बंदे यूपी से आएंगे और राज्यसभा में बैठेंगे। इसी हिसाब से कोई दूसरा राज्य है, उसको जितनी सीट्स अलॉट होंगी उसी हिसाब से उतने ही बंदे आएंगे और राज्यसभा में बैठेंगे। ठीक है, तो जहां तक ये जो कंपोजिशन है, जो स्टेट से आ रही है और जो यूटी से आ रही है, वो इस क्लॉज 2 के कारण पूर्णतः कैसे रेगुलेट होती है? हमारे फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। इसके बाद दोस्तों एक क्लॉज 4 है, इस पर देखिएगा। जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स हैं जो राज्यसभा में बैठते हैं, इनको इलेक्ट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा, और इलेक्शन होते हैं
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आप सभी लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा ना कि सर ये लोग आ तो रहे हैं अलग अलग राज्यों से, पर इनको चुना कैसे जा रहा है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या प्रोसेस है। तो इसमें बड़ा सिंपल सा फंडा है। जो भी राज्य हैं और उन राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती हैं दोस्तों? राज्य के लेवल पे जो इलेक्शन होता है वो लोग सीधे तौर पर चुन के जाते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। ठीक है, तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, ये लोग चुनते हैं कि उनके राज्य में से कौन कौन राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, इलेक्शन होते हैं बाकायदा, और जो इलेक्शन होते हैं राज्यसभा में जाने के लिए वो होते हैं वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ठीक है, मतलब वही मैंने आपको प्रेसिडेंट में सिखाया था ना कि आपको ऐसा वोट मिलेगा जिसमें आपको ये नहीं बताना कि आप किसको चाहते हो कि वो राज्यसभा चाहे, आपको जितने भी लोग हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, उनको प्रेफरेंस देनी है कि आप पहले नंबर पे किसको चाहते हो कि वो पक्का पहुंचे, अगर वो ना पहुंचे तो दूसरे नंबर पे किसको चाहते हो, तीसरे नंबर पे किसको चाहते हो, और फिर उन्हीं प्रेफरेंसेस के अनुसार से हम चूज करते हैं कि कौन व्यक्ति राज्यसभा जाएगा। ठीक है, वही वही प्रोसेस जो हम प्रेसिडेंट के में भी फॉलो कर रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट के में भी फॉलो कर रहे थे, वही प्रक्रिया यहां पर भी चलती है। ठीक है, और इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं? यही लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स, यही लोग फैसला करते हैं कि वो किस व्यक्ति को भेजना चाहते हैं। पर लेजिस्लेटिव असेंबली के केवल इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं। तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं, क्योंकि गवर्नर के पास पावर रहती है कुछ लोगों को नॉमिनेट करने की, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। केवल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही पार्टिसिपेट करते हैं इस इलेक्शन के अंदर, जिससे चुना जाता है उन लोगों को जो राज्यसभा में रिप्रेजेंट करेंगे उस स्टेट को। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ हाँ, अब यूनियन टेरिटरीज जितनी भी हैं, उन यूनियन टेरिटरीज में से केवल दिल्ली और पुडुचेरी, इनकी सीट्स हैं राज्यसभा के अंदर, बाकी की जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी नहीं। तो जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की है सीट्स, उसके अलावा दिल्ली की और है और पुडुचेरी की और है। वो याद करो प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वहां पे भी हमने यही सेम बात पढ़ी थी, वही बता रहा हूं। तो जितने भी राज्य हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, सबकी सीट्स हैं कहां पे? राज्यसभा में। उनके अलावा दो और नाम और जोड़ देना है, एनसीटी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी, बस। ठीक है, क्लियर है? ये सिंपल सी कंपोजिशन हो गई आपकी राज्यसभा की। समझ में आ गई सभी लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, राज्यसभा की कंपोजिशन क्लियर है? समझ में आ गई? इजी है, छोटी सी पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लोकसभा के कॉम्पोजिशन की। लोकसभा का जो कॉम्पोजिशन दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 81 बात करता है लोकसभा के कॉम्पोजिशन का, लोकसभा के कॉम्पोजिशन का। और क्या बोलता है? बड़ा सिंपल सा है। यहां पे देखो, लोकसभा के अंदर दो टुकड़ों में बांटते हैं मेंबरशिप को। राज्यसभा में भी दो टुकड़ों में बांट रहे थे, नॉमिनेटेड थे और जो राज्यों से आ रहे थे, यूनियन टेरिटरी से आ रहे थे। लोकसभा में भी दो टुकड़ों में बांटते हैं। लोकसभा में 530 ऐसे लोग होते हैं, 530 ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से, जो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से अलग अलग स्टेट्स में से, अलग अलग स्टेट्स में से चुन के आते हैं। तो जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे और उन सभी इलेक्शंस में जो जो जीतेंगे वो इन 530 सीटों पे बैठेंगे। ठीक है, इसके अलावा बची कितनी सीट्स? 20 सीट्स। जो बाकी की 20 सीट्स बची, वो लोग भी डायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से आते हैं, पर वो लोग आते हैं यूनियन टेरिटरीज से।
वो लोग आते हैं यूनियन टेरिटरी से। तो यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र में जो डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, वहां से जो लोग चुन के आएंगे वो इन 20 सीटों पे बैठेंगे। तो राज्यों की हैं 530 सीटें लोकसभा के अंदर, और यूनियन टेरिटरीज की सबकी मिला के हैं 20 सीटें। ठीक है, ये अब सबसे बेसिक बात है कॉम्पोजिशन की। ठीक है, अब दोस्तों एक लोकसभा के अंदर भी नॉमिनेशन की बात कही गई थी। वहां पे बोला गया था कि अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो 2 लोगों को जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं उनको नॉमिनेट कर सकते थे लोकसभा के अंदर, ऐसा अलाउड था। पर एक अमेंडमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट के माध्यम से वो जो 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, ये वाली जो बात थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाली, उसको खत्म कर दिया गया। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब क्या है? वो लोग जो अंग्रेजों के वंशज हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों के जो वंशज थे उनको रिजर्वेशन मिलता था। रिजर्वेशन क्या मतलब? 2 सीट्स का नॉमिनेशन था, ये मान के चलो प्रेसिडेंट साहब कर देते थे अगर उनको जरूरी लगता था तो। अब तो वो पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई है। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, अब आर्टिकल 82 पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। आर्टिकल 82 थोड़ा सा कठिन है, मैं शुरू में ही बता रहा हूं आप लोगों को कि थोड़ा सा अपना दिमाग आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा आर्टिकल 82 के बारे में, क्योंकि आर्टिकल 82 री एडजस्टमेंट की बात करता है। री एडजस्टमेंट की, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, मेंस के लिए खासकर, तो ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 82 कहता है कि हर एक सेंसस के बाद, अभी सेंसस वेंसस का मतलब क्या है मैं समझा दूंगा, अभी पढ़ लो। हर एक सेंसस के बाद री एडजस्टमेंट किया जाएगा। किसमें री एडजस्टमेंट किया जाएगा? लोकसभा के अंदर जो सीट्स को एलोकेट किया गया है राज्यों के लिए। ठीक है, जिस प्रकार से टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं उनमें भी रीएडजस्टमेंट होगा। तो ये दोनों ही प्रक्रिया होना जरूरी है जब सेंसस पूरा हो जाता है तब। ठीक है, क्लियर है? और पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो डिटरमाइन करे कि इस पूरी प्रक्रिया को कैसे किया जाएगा। और पार्लियामेंट ने अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए एक कानून बनाया है, जिस कानून का नाम है डीलिमिटेशन। लिख दे रहा हूं यहां पे, डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन कमीशन, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, जिस कानून के माध्यम से उस पूरी प्रक्रिया को निभाया जाता है। ठीक है, तो क्या प्रावधान है? पहले प्रावधान को समझिए कि जब भी सेंसस होगा, ठीक है, जनगणना हो जाएगी, उस सेंसस के बाद हम लोग रीएडजस्ट करेंगे। हम लोग रीएडजस्ट करेंगे किनको? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। जो पूरे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई है ना, जहां पे इलेक्शंस होते हैं, जहां से लोग चुन के आते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम लोग रीएडजस्ट करेंगे हर एक सेंसस के बाद। और उसी हिसाब से लोकसभा के अंदर जो सीट्स हैं वो अलोकेट की जाएंगी अलग अलग राज्यों को, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज को। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब समझते हो ना आप लोग? जैसे हम लोग उस दिन भी इस बात को डिस्कस कर रहे थे। जैसे मान लीजिए ये पूरा हमारा देश है, ठीक है, ये हमारा पूरा देश है, इसमें से कुछ हिस्से में राज्य है और कुछ हिस्से में हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। सही बात है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे अपने देश को उतने ही टुकड़ों में बांट देते हैं जितनी सीट्स हैं लोकसभा के अंदर। तो फॉर एग्जांपल हमको 530 सीट्स देनी है, किसको? राज्यों को। तो इस पूरे राज्य के क्षेत्र को हम 530 टुकड़ों में बांट देंगे, और ये जो 530 टुकड़े हैं यही कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इन 530 जगहों पर अलग अलग जगह अलग अलग लोग इलेक्शन लड़ेंगे और अलग अलग लोग जीतेंगे, और यही लोग जीत के लोकसभा में बैठेंगे। सेम प्रक्रिया इन यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी होगी कि इन सारी यूनियन टेरिटरीज को 20 टुकड़ों में बांटा जाएगा और अलग अलग लोग इलेक्शन लड़ेंगे इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और अलग अलग लोग चुन के जाएंगे और बैठेंगे कहां पर? लोकसभा के अंदर। ये जो पूरी प्रक्रिया है कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने की, सीट एलोकेशन की,
इसके बारे में हमारे आर्टिकल 82 कहता है कि उसको रीएडजस्ट किया जाएगा हर एक सेंसस के बाद। अब सेंसस क्या है? जनगणना। और जनगणना की जो प्रक्रिया हमारे देश के अंदर है वो है कि हर 10 साल पे होता है सेंसस। एवरी 10th ईयर हमारे यहाँ सेंसस होता है। तो ये मान के चला जा रहा था कि जैसे ही 10 साल हो जाएं, सेंसस की रिपोर्ट आ जाए, उससे क्या पता चलेगा हम लोगों को? पॉपुलेशन अपडेट, कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, किस क्षेत्र में पॉपुलेशन ज्यादा हुई, किस क्षेत्र में पॉपुलेशन कम हुई। अब ये पॉपुलेशन का इतना महत्व क्यों है? पॉपुलेशन का महत्व इसलिए है क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है ना, ये पॉपुलेशन को ही मद्देनजर रख के बनाई जाती है। ये कोशिश की जाती है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लगभग लगभग बराबर पॉपुलेशन ही आए। तो अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 10 लाख लोग आ रहे हैं तो इसमें भी लगभग 10 लाख लोग आए। इसमें देखो एग्जैक्टली तो पॉसिबल नहीं है, बट जितना क्लोज हो सके तो हम कोशिश करते हैं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लगभग लगभग बराबर की ही पॉपुलेशन हो। इसलिए जब सेंसस नया आएगा तो फिर से डाटा बदलेगा पॉपुलेशन का, कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, कहीं पे पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इसलिए हमको रीएडजस्टमेंट करने की बात कही गई थी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, और उसी हिसाब से सीट्स के एलोकेशन को जब भी हर बार सेंसस पूरा हो जाएगा तब। ठीक है, पर दोस्तों हुआ क्या? अब सुन लीजिए कि हुआ क्या। भारतीय संविधान के अंदर एक संशोधन लाया गया जो कि था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट लाई थी, जिसने क्या किया कि इस एलोकेशन ऑफ सीट्स की प्रक्रिया को रोक दिया वैसे का वैसा ही जैसा था उस समय पे 1976 में जब ये अमेंडमेंट आया। ठीक है, वहीं के वहीं फ्रीज कर दिया और बोल दिया कि जो अभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, और उनके लिए जो निर्धारित करने वाला सेंसस है वो 1971 का जो सेंसस है, जो आखिरी सेंसस हुआ था इस अमेंडमेंट से पहले, वही माना जाएगा। तो कहने का मतलब है जो आर्टिकल 82 कह रहा था कि हर एक सेंसस के बाद आपको इस प्रक्रिया को दोबारा करना है, रीएडजस्टमेंट करना है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आके सब पे पानी फेर दिया और बोल दिया कि जब मैं ये अमेंडमेंट आ रहा हूं उस समय पे जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइडेड हैं वो वैसी ही बनी रहेंगी। और हम किसको आधार मानेंगे? याद रखिएगा, 1971 के सेंसस को, 1971 के सेंसस को। तो कहने का मतलब क्या है कि अब 1981 में जब सेंसस हो जाता दोबारा, उसके हिसाब से रीएडजस्ट नहीं करेंगे, फिर 91 में हो जाता तो रीएडजस्ट नहीं करेंगे। फ्रीज कर दिया 1971 के सेंसस के ऊपर सारी ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, सीट्स के एलोकेशन को। किसने किया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने। और ये कब आया था? 1976 में। ठीक है, क्लियर है? ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। फिर ये जो बैन लगा हुआ था रीएडजस्टमेंट पे, पहले तो सोचा गया था कि इसको 2000 तक, साल 2000 तक चलाएंगे, फिर 2000 के बाद जो पहला सेंसस होगा 2001 में, फिर उसके हिसाब से रीएडजस्ट कर लेंगे, ऐसा सोचा था, ऐसी प्लानिंग थी। पर दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही साल 2000 आया फिर से नई अमेंडमेंट आ गई। ये सारी अमेंडमेंट नोट कर लो, ये लिखनी होंगी आप लोगों को मेंस के अपने आंसर में। जैसे ही 2001 आया, जैसे समय आया नए सेंसस के होने का, एक नई अमेंडमेंट निकाल दी, वो थी 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये आई दोस्तों 2001 में। और इसके माध्यम से यही वाली बात जो फ्रीज किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, इसी बात को फिर से बढ़ा दिया गया अगले 25 सालों के लिए। और मतलब बोल दिया गया कि जैसा हमने फ्रीज किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1976 में, वैसे ही फ्रीज रहेंगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनमें कोई भी रीएडजस्टमेंट नहीं करेंगे आगे आने वाले 25 सालों के लिए। और ये अमेंडमेंट आया 2001 में, तो मतलब 2026 तक के लिए, 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया इस स्थिति को। तो आज तक कोई भी रीएडजस्टमेंट हो ही नहीं पाया है 1971 के सेंसस के बाद। कितने सेंसस आ गए तब से? 81 आ गया, 91 आ गया, 1 आ गया, 2011 आ गया, 21 में तो नहीं हो पाया था, फिर वो 22 में जाके प्रोसेस पूरा हुआ, पर रीएडजस्टमेंट नहीं हो पाया।
पहले 42nd अमेंडमेंट ने उसको फ्रीज कर दिया ईयर 2000 तक, और फिर 84th ने उसको फ्रीज कर दिया अगले फिर से 25 सालों के लिए, मतलब 2026 तक। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये खिचड़ी जो है, ये खिचड़ी नहीं बन के दे रही है। ठीक है, क्लियर है। अब एक और कदम उठाया गया, एक और कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट एक्ट आया, 87th। अच्छा, एक वैसे ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, चलो इसको छोड़ो, इस कहानी पे मैं वापस आऊंगा आगे दोबारा, तो इसमें एक पॉइंट आगे जोड़ूंगा, अभी नहीं छोड़ूंगा, अभी इसको यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, चलो ये आप समझ गए रीएडजस्टमेंट की बात। ठीक है, रीएडजस्टमेंट में क्या नहीं समझ में आया बेटा? रीएडजस्टमेंट का मतलब पॉपुलेशन जिस भी एरिया की बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी, उसके हिसाब से हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका साइज कम छोटा कर लेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लगभग बराबर ही पॉपुलेशन आए। अब बच्चे कोई भी पॉलिसी क्यों बनाई गई, कोई अमेंडमेंट क्यों आया, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। कानून क्या आया ये बता सकता हूँ, वो तो बेटा सरकार के हाथ में है ना। सरकार को क्यों जरूरी लगा, क्यों नहीं लगा, उसके पीछे पॉलिटिक्स थी या उसके पीछे कोई सच में सोशल कंसर्न था, इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता बेटा। ये तो आपको न्यूज चैनल में वाले बताएंगे। चिल्ला चिल्ला के, हाँ, डिबेट कर करके। चलो ये वाली बात हो गई। अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों ड्यूरेशन की बात पे। ठीक है, टर्म के बात पे। और राज्यसभा की अगर ड्यूरेशन की बात करूं तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 का जो क्लॉज 1 है वो बात करता है ड्यूरेशन की। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है। आर्टिकल 83 का क्लॉज 1 प्रोवाइड करता है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, उसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अब उसको छोड़ो बेटा, वो खत्म हो गया। अब इस पे बात करो जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, इसको बड़ा ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है, मतलब जो राज्यसभा है, उसको दोस्तों डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसॉल्व काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसॉल्व राज्यसभा। ये एक परमानेंट बॉडी है, परमानेंट चेंबर बोलते हैं इसको। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि हर दूसरे साल, एवरी सेकेंड ईयर, राज्यसभा की जो 1/3 मेंबरशिप है वो रिटायर हो जाती है और नए 1/3 लोग जुड़ जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति को जो राज्यसभा का मेंबर बनता है उसको मिलता है दोस्तों 6 साल का टर्म। राज्यसभा का जो भी व्यक्ति मेंबर बनता है ना, जब राज्यसभा के लिए उसे चुना जाता है तो उसको 6 साल का टर्म मिलता है। ठीक है, और प्रक्रिया इस तरीके से चलती है राज्यसभा के अंदर कि जो भी उसकी टोटल मेंबरशिप है उसके 1/3 लोग, 1/3 लोग हर दूसरी साल रिटायर होंगे और 1/3 लोग नए जुड़ जाएंगे। और ये 1/3 हर दूसरे साल ये ऐसे करके जो साइकिल है वो चलती रहती है। इसलिए कभी ऐसा पॉइंट आता ही नहीं है कि सारे लोगों का टर्म एक साथ खत्म हो जाए, क्योंकि कोई कभी आया है, कोई उसके 2 साल बाद आया है, कोई उसके 2 साल बाद आया है, टर्म सबका 6 साल का है। इसलिए वो साइकिल हमेशा चलती रहेगी, हमेशा सदन में ऐसे लोग रहेंगे जिनका टर्म बचा होगा। इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट चेंबर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई बात। ठीक है, ठीक है। अब बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की बात होती है आर्टिकल 83 के क्लॉज 2 के अंदर। 1 के अंदर होगी राज्यसभा की बात, और आर्टिकल 83 के ही क्लॉज 2 के अंदर होती है लोकसभा के ड्यूरेशन की बात। और लोकसभा में देखिए, लोकसभा में सिस्टम बिल्कुल अलग है। लोकसभा के संबंध में आर्टिकल 83 कहता है दैट द हाउस ऑफ पीपल शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर्स, कि मतलब जो अवधि होगी, जो टर्म होगा लोकसभा का, वो होगा 5 साल का। और 5 साल की गिनती कब से शुरू होती है दोस्तों? 5 साल की गिनती तब से शुरू होती है जिस दिन लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट होती है। तो जैसे ही लोकसभा गठित हुई, उसका जैसे ही पहली मीटिंग होगी, उस दिन से ही 5 सालों की गिनती शुरू हो जाएगी। और लोकसभा का जो टर्म है वो 5 साल का होता है।
और जैसे ही ये टर्म 5 साल का, जैसे ही ये 5 इयर्स का टर्म पूरा होगा लोकसभा का, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगी। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक लोकसभा अपना पूरा 5 साल का टर्म पूरा करेगी ही करेगी, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भारतीय संविधान के अंदर प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर है कि अगर वो चाहें तो किसी भी कारणवश लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा कब होता है? ज्यादातर मान लीजिए लोकसभा का जैसा गठन है ऐसा है कि उससे कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट बन ही नहीं पा रही है, कोई भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई है, तोड़ मोड़ की सरकार बार बार बनती है, बार बार गिर जाती है। तो ऐसी कुछ परिस्थितियों में प्रेसिडेंट साहब अगर चाहें तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। और डिसॉल्व करने का मतलब क्या है कि फिर से इलेक्शन होंगे और नई लोकसभा बनेगी। पर अगर ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सरकार वरकार सब कुछ बढ़िया बन पा रही है, मेजोरिटी आई है, तो नॉर्मल जो टर्म होता है लोकसभा का वो होता है 5 साल का। ठीक है, 5 ईयर का डिफाइंड टर्म होता है। तो हमने क्या सीखा कि लोकसभा कोई परमानेंट बॉडी नहीं है, लोकसभा कोई परमानेंट बॉडी नहीं है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब दोस्तों एक छोटी सी बात है जो आपको डिस्कस करनी पड़ेगी जब आप लोकसभा के ड्यूरेशन की बात करते हो, जो कि है इमरजेंसी से जुड़ी हुई। दोस्तों जब भी अगर देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है और उस इमरजेंसी के लगे रहते रहते हमारी जो लोकसभा है उसका 5 साल का टर्म पूरा होने लगता है, तो वहां पर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लोकसभा के टर्म को 1 साल के लिए बढ़ा सकता है एक बार में। तो मतलब एक बार में 1 साल के लिए टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है लोकसभा के द्वारा। ठीक है, तो जरूरत के अनुसार मान लो लोकसभा का 4था साल चल रहा था या 5वां साल चल रहा था, जिस दौरान इमरजेंसी लगानी पड़ी। अब इमरजेंसी अभी लगी हुई है, परिस्थितियां बदली नहीं है, पर लोकसभा का टर्म पूरा हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो लोकसभा है वो अपने टर्म को 1 साल के लिए बढ़ा लेगी। फिर देखेंगे 1 साल बाद कि इमरजेंसी परिस्थिति बनी हुई है या हट गई है। अगर हट गई है फिर तो कोई बात नहीं है, अगर बनी हुई है तो फिर से 1 साल के लिए बढ़ा लेंगे। इसलिए एक एक साल करके कई बार बढ़ाया जा सकता है जरूरत के अनुसार। पर एक नियम है कि अगर कभी भी ऐसा किया गया है, इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना, अगर ऐसा कभी भी किया गया है मतलब लोकसभा के टर्म को बढ़ाया गया है इमरजेंसी के कारण, तो जैसे ही दोस्तों इमरजेंसी हटेगी, जैसे ही इमरजेंसी हटेगी, इमरजेंसी हटते ही 6 महीनों के अंदर, 6 महीनों के अंदर या 6 महीने पूरे होते ही वो लोकसभा खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही इमरजेंसी हटी तो उस लोकसभा के पास केवल 6 महीने रह जाते हैं। 6 महीनों के खत्म होते ही वो लोकसभा भी खत्म है। ठीक है, तो एक एक साल करके आप टर्म बढ़ा सकते हो और इमरजेंसी हटने के बाद 6 महीनों तक का समय होता है, तब तक आप फ्रेश इलेक्शन वगैरह कंटेस्ट करा लो, नहीं कराए तो 6 महीने पूरे होते ही लोकसभा भंग। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका इमरजेंसी वाली सिचुएशन। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि मतलब जो लोग लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं, मतलब इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, उनके संबंध में क्या क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं हमारे भारतीय संविधान के अंदर। तो जो क्वालिफिकेशंस की बात है वो कही करी गई है दोस्तों आर्टिकल 84 के अंदर। आर्टिकल 84 के अंदर बात की गई है क्वालिफिकेशंस की। थोड़ा भारी तो नहीं लग रहा दोस्तों आप लोगों को कि मैं एक के बाद एक चीज बता ही जा रहा हूं? मजा आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सर में दर्द होने लगा? हाँ, एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताओ, होश में हो? हाउ इज दी जोश? अभी भी हाई है कि थोड़ा नीचे आने लगा है? हाई है। मजेदार चीजें हैं ये तो, है ना? अब ये जानना तो है ही बेटा, पढ़ना तो है ही, कब तक भागेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। हाई है, बहुत बढ़िया, अभी तक हाई बना हुआ है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे आप लोग ऐसे ही अगर मेहनत करोगे। मैं समझता हूँ आसान नहीं होता है 2 घंटे की क्लास लेना, और खासकर जब उसमें बारी बारी से एक के बाद एक चीज बताई जा रही हो,
पर आप लोग अगर लगे हुए हो तो बहुत अच्छी है। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। अब दोस्तों बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, और क्वालिफिकेशन बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या? सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता है उसके लिए ये जरूरी है कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, वो सिटीजन होना चाहिए। सबसे पहले तो हमको ये चाहिए। दूसरे नंबर पर हमको ये चाहिए कि जब उसका चुनाव हो जाए तो उसको ओथ और अफर्मेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब एज का क्राइटेरिया सुनिएगा। अगर वो व्यक्ति लोकसभा के लिए सोच रहा है, लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है, तो उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 25 साल। और अगर वो व्यक्ति राज्यसभा का सोच रहा है, राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है, तो दोस्तों उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, एज का क्राइटेरिया है और ओथ वगैरह का क्राइटेरिया है। पर दोस्तों ये तो रिक्वायरमेंट है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। आप इतना मत सोचिएगा कि इतना आसान है इलेक्शन वगैरह कंटेस्ट करना। एक कानून है हमारे देश के अंदर जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 1951 का है शायद। उस एक्ट के अंदर पूरा डिटेल्ड प्रोविजन बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने हैं तो क्या क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, क्या क्या जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, हर वो चीज, हर बेसिक से बेसिक बात उस एक्ट के अंदर लिखी हुई है। पर उसको अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, भारतीय संविधान के अंदर नहीं पूछेंगे। भारतीय संविधान के अंदर तो दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं, समझने वाली हैं क्वालिफिकेशंस के लिए। एक तो नागरिकता और एक एज का क्राइटेरिया। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आ गई हैं? अब इसके बाद एक आर्टिकल है जिसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं, वो है आर्टिकल 102। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट आप इतना लंबा जंप क्यों मार रहे हो? जंप मारने का बहुत महत्वपूर्ण रीजन है, क्योंकि अब मैं बात करूंगा दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन की, और डिस्क्वालिफिकेशन बड़ा सीरियस चीज है। आर्टिकल 102 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, मैं आपके 5 मिनट लूंगा समझाने में, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो आर्टिकल 102 है दोस्तों, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, चाहे केंद्र सरकार के अंदर, चाहे राज्य सरकार के अंदर, चाहे किसी लोकल एंड अदर अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है। अब आप सभी लोग बार बार मेरे से पूछते रहते हो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, तो सुन लो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है हमारे भारतीय संविधान के अंदर, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करता हो। पर अगर इसको हम लोग खुद से अपनी समझदारी से समझने की कोशिश करें तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कोई भी ऐसा पद जिसके कारण से कोई भी बेनिफिट अराइज हो रहा हो या हो सकता हो उस व्यक्ति को जो उस पद पे बैठा है। और वो बेनिफिट का मतलब क्या है? उसको कोई भी पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, अलाउंस मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, बंगला मिल रहा है, कोई भी बेनिफिट, वो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बना देगा। और इसके संबंध में एक जजमेंट दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस जजमेंट का नाम है जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2006 की जजमेंट है। जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से इंटरप्रेट किया इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात को और बोला कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा ऑफिस है जो केपेबल है प्रॉफिट या फिर पेकुनरी गेन्स देने के उस व्यक्ति को जो उस पद पे बैठा है। प्रॉफिट का मतलब क्या है? मुनाफा। और पेकुनरी गेन्स का मतलब क्या है? पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी फायदा।
कोई भी फायदा, जरूरी नहीं है सैलरी मिलेगी तभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी पेकुनरी गेन, आपको घर मिला हुआ है, आपको नौकर मिले हुए हैं, आपको गाड़ी मिली हुई है, आपको किसी भी प्रकार का कोई अलाउंस मिल रहा है, उसको चाहे किसी भी नाम से बुला रहे हो, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ मिल रहा है जिसकी वैल्यू है पैसे के टर्म्स में, वरना नौकर खुद से रखोगे सैलरी दोगे, गाड़ी खुद से चलाओगे तो उस पर खर्चा आएगा, पेट्रोल पड़ेगी, घर में खुद से रहोगे तो रेंट लगेगा। ये सब क्या है? ये सब पेकुनरी गेन्स है। ठीक है, तो ये किसी भी पद को क्या बना देते हैं दोस्तों? ये बना देते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और इस जजमेंट के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली गई, कई बार बच्चे उस बात को इग्नोर कर देते हैं। वो ये बोली गई कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो जो व्यक्ति है जो उस पद पे बैठा है उसने वो बेनिफिट्स का फायदा उठाया है या नहीं, या वो बेनिफिट्स इस्तेमाल किए हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस पद से बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं या नहीं। अगर पद से बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं, भले ही वो व्यक्ति जिसके संबंध में सवाल उठ रहा है उसने उन बेनिफिट्स को इस्तेमाल नहीं किया, जैसे गाड़ी मिल सकती थी, गाड़ी नहीं ली, घर मिल सकता था, घर नहीं लिया, सैलरी मिल सकती थी, अलाउंस मिल सकता था, नहीं लिया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अब भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही रहेगा, भले ही उन बेनिफिट्स को आपने लिया नहीं, क्योंकि क्राइटेरिया ये नहीं है कि बेनिफिट्स को लिया गया या नहीं, क्राइटेरिया ये है कि बेनिफिट्स उपलब्ध हैं या नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, चल ठीक है, ये हो गया आपका पहली क्राइटेरिया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है। दूसरा क्राइटेरिया है कि वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। तो पहला हो गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दूसरा है कि वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। देखो अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो, और मानसिक स्थिति ठीक ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब उसकी बहुत ही ज्यादा मानसिक स्थिति खराब हो, ऐसा भी नहीं है। मतलब एक ऐसी मानसिक स्थिति जो सूटेबल ना हो उस पद के लिए कि वो पार्लियामेंट में बैठे। अब अनसाउंड माइंड के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि हम किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 102 के अंदर अनसाउंड माइंड का व्यक्ति दोस्तों तभी मानते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति दोस्तों तभी मानते हैं जब उसके बारे में घोषणा कर दी जाती है किसी भी कोर्ट के द्वारा, किसी भी कोर्ट के द्वारा। जब कोर्ट डिक्लेरेशन कर देगा किसी भी व्यक्ति के संबंध में कि ये व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, तभी वो इस डिस्क्वालिफिकेशन का सब्जेक्ट मैटर बनेगा। केवल आपके कह देने से या डॉक्टर साहब के कह देने से कोई भी व्यक्ति अनसाउंड माइंड का व्यक्ति नहीं कहलाएगा। इट इज ओनली व्हेन दैट अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ऐसी डिक्लेरेशन जारी करे कि वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है। तो अगर आप डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हो किसी भी व्यक्ति को अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के आधार पर, तो आप कोर्ट के पास जाओ और कोर्ट के सामने प्रूफ करो कि वो अनसाउंड माइंड का है, और कोर्ट अगर सेटिस्फाई होगा तो घोषणा जारी कर देगा, और अगर घोषणा जारी हो गई तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का आधार बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तीसरा दोस्तों जो डिस्क्वालिफिकेशन का आधार है वो है अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, अब ये किस बला का नाम है? देखो दो शब्द हैं इसमें, एक है अनडिस्चार्ज्ड और एक है इंसॉल्वेंट। तो आपको पहले इंसॉल्वेंट का मतलब समझा देता हूं, फिर अनडिस्चार्ज का समझा दूंगा। ठीक है, देखो इंसॉल्वेंट का सिंपल सा मतलब होता है, ये कानूनी शब्द है, एक कानून है हमारे यहाँ तो पूरा इंसॉल्वेंसी से संबंधित, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट। ठीक है, अब ये इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है या इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कई सारे उधार ले रखे हैं, ठीक है, और उस उधार को चुकाने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा उसके पास नहीं है। तो मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के संबंध में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसकी लायबिलिटी ज्यादा है,
उसकी उधारी ज्यादा है और उसके जो एसेट है वो कम है, जो पैसा उसके पास है वो कम है, तो ऐसा कभी भी होता है तो कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट घोषित कर देते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। बोलते हैं ना कि इसका तो दिवालिया निकल गया, मतलब ये अपने उधार भी नहीं चुका पा रहा है, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो इंसॉल्वेंट है, जो अनडिस्चार्ज्ड है, अनडिस्चार्ज का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा इंसॉल्वेंट जिसने अभी तक अपनी उधारी को नहीं चुकाया है। तो क्या होता है, जब भी किसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो फिर आगे की प्रक्रिया ये होती है कि उसकी जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, उसके जो भी एसेट्स होते हैं, घर है, दुकान है, मकान है, जो भी कुछ है, पॉलिसीज वगैरह, उन सबको बेच दिया जाता है। और उन सबको बेचने के बाद जो भी पैसा आता है, उस पैसे को हम लोग उन लोगों में बांट देते हैं जिनकी उधारी बन रही होती है। ठीक है, नॉर्मल प्रक्रिया ये है। पर मान लो अगर सब कुछ करने के बाद भी उधारी नहीं चुक पाई, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, जिसमें अनडिस्चार्ज का मतलब है कि उसने अभी तक अपनी उधारी नहीं चुकाई है। और यहां पे जो आधार है वो यही है डिस्क्वालिफिकेशन का, कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब ऐसा दिवालिया व्यक्ति है जिसने अभी तक अपनी उधारी नहीं चुकाई है, तो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता है। ठीक है, ये तीसरी डिस्क्वालिफिकेशन है। और चौथी डिस्क्वालिफिकेशन, कि अगर वो भारतीय नागरिक नहीं है या फिर उसने वॉलंटरली एक्वायर कर ली है सिटीजनशिप किसी भी फॉरेन स्टेट की, या फिर एक्नॉलेजमेंट में है किसी भी एलिजियंस के, एधिरेंस के किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ। देखो, अगर भारतीय नागरिकता ही नहीं है तो बात खत्म, फिर तो आगे डिस्कशन ही करना बेकार है। पर कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, मान लो, जिसके पास भारतीय नागरिकता तो है, पर वो किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है किसी भी विदेशी देश के साथ, और उसकी परिस्थिति ऐसी है कि वो एलिजियंस रखता है उस देश की तरफ। एलिजियंस रखना मतलब उसके ऊपर निर्भर करता है वो विदेशी देश। ठीक है, इस पर भरोसा करता है, एक ऐसा संबंध बना हुआ है इन दोनों के बीच में। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन होगी तो हम ऐसे व्यक्ति को मेंबर नहीं बनने देते हैं पार्लियामेंट का। ठीक है, तो इसको मैं केवल सिटीजन लिख दे रहा हूं, नॉट अ सिटीजन लिख दे रहा हूं, पर उसमें आप इस बात को भी इंप्लाई कर लेना कि केवल सिटीजनशिप होना भी काफी नहीं है। अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ कि आप उस फॉरेन स्टेट की तरफ एलिजियंस रखते हो, एथरेंस रखते हो, उसकी तरफ आप बाध्य हो किसी भी कारणवश से, तो आपको मेंबरशिप नहीं देंगे, क्योंकि वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की दोस्तों परिस्थिति बनेगी, जो एक ठीक सिचुएशन नहीं होगी। ठीक है, और आखिरी तो बड़ा नॉर्मल सा है कि अगर इस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया गया है किसी भी कानून के अंदर, जिस कानून को पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है जिसके अंदर बताया है कि किसी व्यक्ति को हम इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, लोकसभा का, राज्यसभा का, अगर उसने ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो ऐसे कानून के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड है तो भारतीय संविधान के अनुसार भी आर्टिकल 102 में भी वो डिस्क्वालिफाइड होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया एक कानून है पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो वहां पे भी वो भी एक पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून है, और वहां पे भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जिन क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करना पड़ता है, और अगर आप नहीं करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो सारे लोग जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर डिस्क्वालीफाई होंगे वो आर्टिकल 102 में भी अपने आप हो पाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, कहने का मतलब है। ठीक है, क्लियर है, ये सारी दोस्तों बातें हो गई हमारी डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में। अच्छा, वाटर ब्रेक चाहिए, ले लो वाटर ब्रेक, कोई बात नहीं है, 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, कोई टेंशन नहीं, पी लो, फटाफट पी लो। जजमेंट का डिक्टेशन लिखवा दीजिए, मतलब
कौन सी क्लास में हो, नर्सरी में हो कि एलकेजी में हो कि यूकेजी में हो? हाँ, डिक्टेशन लिखवाने का मतलब क्या होगा बेटा? कल से मेरे को ये मत बोलना कि सर आना और फिर पहले गाना गाना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। हाँ, चलो हो गया, वाटर ब्रेक हो गया। चलो आ जाओ। अब दोस्तों एक डिस्क्वालिफिकेशन की बात करूंगा जिसको अलग से दिया गया है, बड़े ध्यान से सुनना। आर्टिकल 102 का क्लॉज 2 जो बात करता है डिफेक्शन के ग्राउंड की। ये बहुत जरूरी पॉइंट है जिसको समझना है आप लोगों को। डिफेक्शन की बात होती है हमारे भारतीय संविधान के 10th शेड्यूल के अंदर, 10th शेड्यूल के अंदर। इसको समझेंगे। हमारे भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 102 के क्लॉज 2 के अंदर बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड होगा पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए अगर वो डिस्क्वालिफाइड है डिफेक्शन के आधार पर 10th शेड्यूल के अंदर, हमारे भारतीय संविधान के 10th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, अब ये 10th शेड्यूल क्या है और किस तरीके से डिस्क्वालीफाई होते हैं इसके अंदर, उसको समझ लो। कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है इस डिफेक्शन लॉ के अंदर, मतलब 10th शेड्यूल के अंदर, अगर पहली कंडीशन, अगर वो खुद स्वेच्छा से वॉलंटरीली अपनी मेंबरशिप को छोड़ देता है उस पॉलिटिकल पार्टी की जिस पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पर वो उस सदन में जीत के आया था। ये पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अगर वो वोट देता है या वोट देने से बचता है, अगर वो वोट देता है और वोट देने से बचता है और वो वोट देना या वोट से बचना खिलाफ जाता है उस पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्शन के जिस पॉलिटिकल पार्टी का वो मेंबर है, वो मेंबर है। तीसरी परिस्थिति, अगर कोई भी व्यक्ति है जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुना गया था सदन के अंदर, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ये एक तीसरा आधार है। और चौथा आधार कि कोई भी व्यक्ति है जो नॉमिनेटेड मेंबर है, जो इलेक्शन लड़के नहीं आया है, जिसका नॉमिनेशन हुआ था, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है 6 महीनों के बाद, मतलब नॉमिनेट होने के 6 महीनों के बाद। अब आप सभी लोग अपने सर को खुजाने लगे होंगे कि सर ये क्या बोल रहे हो, एक के बाद एक। अब सुनो, बारी बारी से सुनो, एक एक करके समझा रहा हूं चारों पॉइंट्स को। पहला पॉइंट, मान लीजिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे उसने इलेक्शन लड़ा। ठीक है, मान लो कोई भी व्यक्ति है बीजेपी की टिकट पे लड़ा उसने इलेक्शन, और मान लीजिए वो इलेक्शन जीत भी गया, लोकसभा का मेंबर बन भी गया। अब लोकसभा का मेंबर बनने के बाद, पहले समझ तो ले बेटा, बोर्ड को कहां घर ले जाओगे, पहले समझो। यहां बैठ गया तो सब बैठ जाएगा। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, फिर से रिपीट कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पर उसने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, वो इस इलेक्शन को जीत भी गया और वो पहुंच गया सदन में, मान लो लोकसभा में। अब सदन में पहुंचने के बाद उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर ली। ये क्या कहलाता है? डिफेक्शन। ये क्या कहलाता है? डिफेक्शन। और ये जो व्यक्ति है ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा हमारे 10th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी को बिलोंग करता है, उसने बीजेपी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, वो इलेक्शन जीता, अभी सदन में बैठा हुआ है बीजेपी की मेंबरशिप लेकर। उसने पार्टी वार्टी नहीं बदली है पहले केस की तरह,
बस वो क्या चालाकी कर रहा है कि पार्टी उससे कह रही है कि हमको इस कानून पे वोट डालना है या नहीं डालना है, और वो उस पार्टी के कहने के खिलाफ जा रहा है। पार्टी कुछ कह रही है, वो कुछ कर रहा है, बागी हो गया पार्टी के अंदर ही। ये दूसरा आधार होता है डिस्क्वालिफिकेशन का। एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, अब मुझे नहीं पता आपने कभी सुना है या नहीं सुना है, वो शब्द है विप। विप, पार्टी का विप, इसका मतलब क्या होता है? हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक विप होता है। वो विप जो आदेश देता है कि आपको ऐसे वोटिंग करनी है, तो उस विप को मानना कंपलसरी होता है। उस विप को मानना कंपलसरी होता है। अगर आपने उसको विप को नहीं माना तो आप डिफेक्शन का आधार बन जाओगे। तो कोई भी व्यक्ति जिस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, उसे उस पॉलिटिकल पार्टी की बात माननी होती है, वरना वो डिफेक्शन का शिकार हो जाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये है दोस्तों दूसरी सिचुएशन। ठीक है, अब आओ तीसरी सिचुएशन पे। मानो कोई भी व्यक्ति है, जब उसने इलेक्शन लड़ा वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं था, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, उसने किसी भी पार्टी के बैनर के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ा, और एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो जीत के भी आया, सदन का मेंबर भी बना। अब सदन का मेंबर बनने के बाद उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। देखो, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेना दो अलग चीज है। ये तो आपने बहुत सुना होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो सरकार नहीं बना पा रही है क्योंकि इसकी एक दो लोग कम पड़ रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करना अलाउड है। सपोर्ट तो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी कर सकता है, कोई दूसरी पार्टी भी कर सकती है। सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। हर्ज है अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल लेता है, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उन लोगों के साथ धोखा है जिन लोगों ने उसे वोट दिया। उन लोगों ने वोट उसे इसलिए दिया क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली लड़ रहा था। अगर उन्हें पहले से पता होता कि ये पार्टी को ज्वाइन करेगा तो शायद कुछ लोग वोट ना देते। दैट इज द रीजन। ठीक है, तो कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो इसका डिफेक्शन का सब्जेक्ट मैटर बन जाता है। समझ में आ गई? और आखिरी बात, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो इलेक्शन के माध्यम से चुन के नहीं आया है, इलेक्शन के माध्यम से चुन के नहीं आया, उसे नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, अब ये जो नॉमिनेटेड सदस्य है ये क्या कर रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है। बच्चे इस बात को समझिएगा, कई बार बच्चे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में और नॉमिनेटेड कैंडिडेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में तो बार है कि आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करोगे आप डिफेक्शन का शिकार हो जाओगे, पर जो नॉमिनेटेड मेंबर है उसके साथ ऐसा नहीं है। नॉमिनेटेड मेंबर के लिए शर्त ये है कि वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है नॉमिनेट होने के बाद, तो उसके पास 6 महीनों का समय है। जैसे ही वो नॉमिनेट हुआ 6 महीनों के अंदर ज्वाइन कर ले, अगर उसे कोई पॉलिटिकल पार्टी करनी है कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 महीनों के बाद नहीं कर सकेगा, और अगर उसने 6 महीनों के बाद किया दोस्तों, डिफेक्शन। ठीक है, 6 महीनों वाली बात याद रखना नॉमिनेटेड मेंबर्स के साथ। ठीक है, तो एक एक करके लिख दें यहां पे। पहला, कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरीली अपनी मेंबरशिप को छोड़ देता है तो वो डिफेक्शन का शिकार हो जाता है। दूसरे नंबर पर वो पार्टी की विप को नहीं मानता है। विप का मतलब है पार्टी के कहने को नहीं मानता है, पार्टी के आदेश को नहीं मानता है, तो वो शिकार हो जाता है। तीसरे नंबर पर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को। और चौथे नंबर पर कोई नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन कर लेता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीनों के बाद। ठीक है, 6+ मंथ्स। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, एक छोटी सी बात है, अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति के संबंध में, अगर दोस्तों कभी भी किसी भी व्यक्ति के संबंध में ये सवाल उठे
कि वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हुआ है या नहीं, इस आर्टिकल के हिसाब से, आर्टिकल 102 के हिसाब से, तो इस बात का फैसला अगर वो मेंबर लोकसभा का है तो स्पीकर करता है, और अगर वो मेंबर राज्यसभा का है तो राज्यसभा का चेयरमैन करता है। ठीक है, तो अगर राज्यसभा के मेंबर के संबंध में डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला लेना है इनमें से किसी भी आधार पर, तो राज्यसभा का चेयरमैन लेगा। लोकसभा के मेंबर के संबंध में लेना है तो लोकसभा का स्पीकर लेगा। ठीक है, क्लियर है, ये वाली बात हो गई। हाँ, और एक और चीज, इसी से छोटी छोटी सी चीज बता रहा हूं आपको, एक जजमेंट है कि होटो हॉलोहॉन, इसको नोट कर लो यहीं पे, बढ़िया जजमेंट है, आपको काम आएगी मेंस में। कि होटो हॉलोहॉन वर्सेस, इसकी स्पेलिंग बहुत गलत है, बहुत गड़बड़ है, कठिन है, तो एक बार लिख देता हूं तो आप भी नोट कर लेना। ZACHIL ZACHILHU। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों। इसके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली गई, सुप्रीम कोर्ट का 1992 का, इस जजमेंट के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी स्पीकर या चेयरमैन किसी भी मेंबर के संबंध में इस मुद्दे का फैसला कर रहा होता है कि वो डिस्क्वालिफाइड है या नहीं, तो वो एक ट्राइब्यूनल की तरह एक्ट कर रहा होता है। तो वो एक ट्राइब्यूनल की तरह एक्ट कर रहा होता है। ट्राइब्यूनल का मतलब समझते हो, एक स्पेशल कोर्ट की तरह एक्ट कर रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि जो भी फैसला वो स्पीकर साहब लेंगे किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करने के संबंध में, या वो चेयरमैन साहब लेंगे किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करने के संबंध में, उस फैसले का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट उस फैसले के पीछे जा सकता है और देख सकता है कि स्पीकर साहब ने अगर वो फैसला लिया है डिस्क्वालीफाई करने का, या चेयरमैन साहब ने वो जो फैसला लिया है डिस्क्वालीफाई करने का, वो जस्टिफाइड है या नहीं, क्या सफिशिएंट आधार थे या नहीं, क्या आर्टिकल 102 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी या नहीं। तो जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। किसका किसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है? उन फैसलों का जो स्पीकर ले रहे हैं, उन फैसलों का जो चेयरमैन ले रहे हैं, उनकी मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब मुझे एक बार फटाफट से वाई टाइप करके बता दो कि आप लोगों को डिफेक्शन समझ में आ गया है और कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बताओ भाई, सब ठीक है, क्लियर, कहीं पे कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, 6 बोला तो मेरे बेटा, 6 महीने से पहले ज्वाइन कर सकता है, बोला तो। अच्छा, अभी बस 5 मिनट रह गए बेटा, 5 मिनट क्या करेंगे, 5 मिनट नहीं 7 मिनट रह गए। चलो इसी से जुड़ी हुई बात बता देता हूं। ठीक है, अब एक आर्टिकल है, आर्टिकल 103, उसको और देख लेते हैं, फिर मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा। ठीक है, आखिरी आर्टिकल है, आर्टिकल 103। आर्टिकल 103 क्या कहता है? आर्टिकल 103 प्रेसिडेंट साहब को बड़ी इंपॉर्टेंट पावर देता है इसी डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में। और आर्टिकल 103 कहता है कि अगर कभी भी, ध्यान से सुनिएगा,
अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति के संबंध में ये सवाल उठता है कि वो व्यक्ति आर्टिकल 102 के अंदर डिस्क्वालिफाइड है या नहीं, किसी भी आधार पर, जो भी हमने इतने सारे आधार पढ़े, ये जो सवाल है कि कोई भी व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड है या नहीं, इस सवाल का जवाब दोस्तों केवल और केवल प्रेसिडेंट दे सकते हैं। और जो भी फैसला प्रेसिडेंट का होगा कि वो किसी व्यक्ति को डिस्क्वालिफाइड मानेंगे या नहीं मानेंगे आर्टिकल 102 के अंदर किसी भी ग्राउंड पर, दोस्तों वो फाइनल होगा। दोस्तों वो फाइनल होगा। और अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो अपना फैसला लेने से पहले किसी भी व्यक्ति के डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में तो वो इलेक्शन कमीशन की राय भी ले सकते हैं। तो अगर वो चाहें, उन्हें चाहिए कि एडवाइस कर दो भाई, ये व्यक्ति के संबंध में हमें ये सवाल उठ रहा है कि ये डिस्क्वालिफाइड है या नहीं, तो आप बताओ आपको क्या लग रहा है। तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट साहब को राय देगी कि उनका क्या सोचना है। पर इस बात को समझिएगा कि इलेक्शन कमीशन जो राय देगी वो बाइंडिंग नहीं होगी हमारे प्रेसिडेंट साहब। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब बाध्य हो जाएंगे उससे कि वही करना पड़ेगा जो इलेक्शन कमीशन ने कहा। प्रेसिडेंट साहब फैसला अपने हिसाब से सुनाएंगे, बस वो सहायता ले सकते हैं इलेक्शन कमीशन की। ले सकते हैं क्या, लेते ही हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर ही ऐसा है कि प्रेसिडेंट साहब की एक्सपर्टीज नहीं है, तो उनको एक्सपर्टीज का सहारा तो चाहिए होगा। तो इस एक लाइन को याद कर लो कि कभी भी अगर ये सवाल उठ गया कि कोई व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड है या नहीं, उसमें फैसला प्रेसिडेंट साहब का होगा, और जो प्रेसिडेंट साहब का फैसला होगा वो फाइनल होगा। और फैसला लेते वक्त वो सहायता ले सकते हैं, किसकी लेंगे दोस्तों सहायता? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चलो अब मुझे बता दो फटाफट से, किसी का कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ तो पूछ लो फटाफट से। अब कल का जो बच्चे हमारा सेशन है, जो हमारा कल का सेशन होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अबाउट द डाउट्स। तो अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, अब दोस्तों बच्चे इस अपॉर्चुनिटी को यूज किया करो। कैसे? मैं देख रहा होता, जैसे पिछले वीक भी मैंने डाउट सेशन लिया, उसके पिछले वीक भी जो मैंने डाउट सेशन लिया, आप ना इधर उधर की बातें बहुत पूछते हो, जो हमने पढ़ा है उसको पूछते ही नहीं हो, और ये थोड़ी सी गड़बड़ चीज है क्योंकि अगर पढ़ोगे, चीजों को लिखोगे, समझोगे तो डाउट्स आएंगे, क्वाइट नेचुरल। तो कोशिश करो कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज करो। अच्छा, मैं देखता ही नहीं हूँ क्वेश्चंस। अच्छा हाँ, ये एक इशू है। अब क्या होता है कि बच्चे, इतने सारे बच्चे हैं, मैसेजेस इतनी जल्दी ऊपर भागते हैं। आप अगर मेरी स्क्रीन को देख सको तो मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाऊं कि अगर मैं सुपरमैन भी हूं ना तो मैं इतनी जल्दी जल्दी मैसेज नहीं पढ़ सकता। और क्या है, फिर मैं ऊपर से जाकर ट्रैक डाउन करने की कोशिश करता हूं मैसेजेस को, उसमें भी प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी मैसेज को पढ़ रहा हूं, ऊपर से नीचे लाके, नीचे किसी बच्चे ने नया मैसेज भेजा तो वो फिर से ऊपर सरक जाएगा, उसे फिर से ढूंढो, और ये एक्सरसाइज में ही आदमी परेशान होता है। ऑडियो में तो और दिक्कत है, ऑडियो में तो और दिक्कत है, क्योंकि एक बच्चे का जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑडियो ऑन किया, अब कितने बच्चे हैं लाइन में, 200 बच्चा, 250 बच्चा पूरा दिन निकल जाएगा ऑडियो सुनते सुनते। ठीक है, चलो ठीक है। ऑडियो तो बेटा पॉसिबल नहीं होगा। ऑडियो तो ये होता है कि 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं तो ऑडियो कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। पीपीटी आपकी अपलोड हो जाएगी। चलो ठीक है, और कुछ पूछना है? एनीथिंग एल्स? आर यू ऑल क्लियर? सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है आप किसको वोट दे रहे हो। क्वेश्चंस कैसे आएंगे बच्चे, कुछ भी आ सकता है, पर देखो कुछ भी क्वेश्चन आए, आपसे पूछा वही जाएगा जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। ठीक है, कुछ भी आपसे ऐसा नहीं पूछेंगे कि आप सोचो कि क्या ही हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। अब आप सभी लोगों से मुलाकात होगी मेरी कल शाम को 4 बजे आपके डाउट सेशन में। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सोच के आइएगा और उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, चलिए नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अब कल अपने डिस्कशन को बढ़िया से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।